चैप्टर 1 सबसे खतरनाक हथियार। सेडक्शन क्या है? वो हथियार न तलवार है, न बंदूक और नहीं जर। वो है एक मुस्कुराता चेहरा, धीमा बोलता हुआ दिमाग और वो आंखें जो सीधा तुम्हारी आत्मा से बात करती है। इसे कहते हैं सेडक्शन, यानी किसी को ऐसा महसूस कराना जैसे तुम ही वो हो जिसका उसे बरसों से इंतजार था। लेकिन ये सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, सेडक्शन एक कला है जिसमें तुम किसी के दिल को नहीं, उनके पूरे वजूद को बांध लेते हो। अब तुम सोच रहे होगे, इसमें नया क्या है? हर कोई किसी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन फर्क है, अट्रैक्शन होता है तुरंत का खेल और सेडक्शन होती है धीमी मौत। एक ऐसी चाल जिसमें सामने वाला खुद चलकर फंसता है, खुश होकर, मुस्कुराकर, बिल्कुल वैसे जैसे शहद पर मधुमक्खी आती है। सेडक्शन मन के खेल की शुरुआत। हर इंसान के भीतर एक खालीपन होता है, उसे भरने के लिए हम इश्क ढूंढते हैं, तारीफ ढूंढते हैं और वैलिडेशन ढूंढते हैं। सेडक्शन उसी खालीपन को पहचानने की कला है। तुम जब किसी को एग्जैक्टली वही देते हो जो उसकी डीपेस्ट कमी है, तब सेडक्शन शुरू होती है। कभी कभी वो कमी अटेंशन होती है, कभी अप्रिशिएशन और कई बार बस कोई ऐसा जो बिना बोले समझ जाए। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या हर इंसान सेड्यूस कर सकता है? रॉबर्ट ग्रीन कहता है, हां, लेकिन सेड्यूसर बनने के लिए तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को एक हथियार बनाना होगा। सेड्यूसर बनने का पहला रूल, खुद को एक रोल में ढालो। तुम बोरिंग नहीं हो, तुम बस अनडिफाइंड हो। सेड्यूसर बनने का पहला स्टेप है खुद को एक रोल देना। जैसे एक हीरो फिल्म में अपना कॉस्ट्यूम पहनता है, वैसे ही एक सेड्यूसर अपने अंदर एक भूमिका जगाता है। रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है, 9 सेडक्टिव आर्किटाइप्स, हर एक का अपना चार्म, अपना जादू। ये आर्किटाइप्स हम अगले चैप्टर्स में विस्तार से समझेंगे, लेकिन आज समझो, तुम्हें लोगों को सेंस ऑफ मिस्ट्री देना है ताकि लोग खुद सवाल पूछें, ये इंसान कौन है? इसमें ऐसा क्या है जो बाकी सब में नहीं? मैनिपुलेशन या मैजिक? अब कई लोग कहेंगे, ये तो मैनिपुलेशन है, धोखा है। लेकिन सच ये है, दुनिया खुद ही धोखा चाहती है। लोग अपने बोरिंग रियलिटी से भागना चाहते हैं। उन्हें चाहिए एक्साइटमेंट, फैंटेसी, ड्रामा। सेड्यूसर वही देता है, एक कंट्रोल्ड इल्यूजन, ताकि सामने वाला खुद को स्पेशल समझे। जब तुम किसी को वैसा महसूस कराते हो जैसा उसने कभी महसूस नहीं किया, वो तुम्हारा हो जाता है, धीरे लेकिन पूरी तरह। सेडक्शन की शुरुआत तुम ही से होती है। रॉबर्ट ग्रीन बार बार कहता है, तुम दूसरों को तब तक नहीं सेड्यूस कर सकते जब तक तुम खुद अपने चार्म से प्रभावित नहीं हो। तुम्हारा सेल्फ बिलीफ, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी साइलेंस, ये सब तुम्हारे सेडक्शन टूलकिट का हिस्सा है। लोग उन पर विश्वास करते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं। सेड्यूसर बनने का पहला लॉ है, खुद को चाहो जैसे दुनिया ने कभी नहीं चाहा। कंक्लूजन, सेडक्शन कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक साजिश है। सेडक्शन कोई चीप ट्रिक नहीं है, ये एक आर्ट है। जैसे पेंटिंग, जैसे शायरी, जैसे जादू। तुम सामने वाले के दिमाग में एक दुनिया बनाते हो और फिर उन्हें उसमें ले जाते हो, स्टेप बाय स्टेप। चैप्टर 1 यही खत्म होता है, लेकिन अब शुरू होगी असली ट्रेनिंग, क्योंकि चैप्टर 2 में आएगा द सायरन, वो आवाज जो किसी को भी रोक नहीं सकती। क्या तुम तैयार हो? चैप्टर 2 द सायरन। औरत की सबसे पुरानी ताकत। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें उठाई और समंदर की लहरें चुप हो गई। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी हर कदम किसी युद्ध का ऐलान लगता था। वो थी सायरन, सेडक्शन की पहली शक्ति, जिसका अस्त्र सिर्फ उसकी मौजूदगी थी। द सायरन, आकर्षण का तूफान जो खामोशी से आता है। सायरन वो औरत होती है जिसे देखना मतलब है असलियत से कुछ पल के लिए भाग जाना। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, पुरुष थक चुके हैं कंट्रोल करने से, सायरन उन्हें सरेंडर की मीठी मौत देती है।
वो महिला बातों से नहीं, अपनी चाल से सेड्यूस करती है। वो सामने वाले को सोचने का वक्त नहीं देती, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही हिप्नोटिक होती है। सायरन का साइकोलॉजी बेस्ड हथियार, विजुअल सेडक्शन। सायरन समझती है कि दिमाग से पहले आंखें फंसती है। वो जानती है हर पुरुष के भीतर एक फैंटेसी पल रही है, किसी ऐसी औरत की जो दुनिया से अलग हो, थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी खतरनाक और पूरी तरह फेमिनिन। वो उस फैंटेसी को शेप देती है। इसलिए सायरन कभी तेज नहीं बोलती। उसकी आवाज धीमी होती है, जैसे बारिश की बूंदें पत्तियों से टकरा रही हों। हिस्ट्री में सायरन्स क्लियोपाट्रा, मरिलिन मॉनरो, माता हरी। क्लियोपाट्रा, उसने रोम के 2 सबसे ताकतवर पुरुषों को अपने वश में कर लिया। उसका जादू उसकी बातों में नहीं, उसकी आंखों, कपड़ों, चाल और कंट्रोल में था। मरिलिन मॉनरो, वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो खुद को एक परफॉर्मेंस की तरह पेश करती थी, हर शब्द जैसे रिहर्सल से निकला हो। माता हरी, एक जासूस, एक डांसर, एक सायरन, जिसने राजाओं से लेकर जासूसों तक को अपने इशारे पर नचाया। सायरन की बॉडी लैंग्वेज वीकनेस नहीं, वेपन। सायरन कभी तेज नहीं चलती, हर हरकत उसके प्लानिंग का हिस्सा होती है। उसके कपड़े, उसकी नजरों की डायरेक्शन, उसके हाथों की मूवमेंट, सब एक एक फ्रेम की तरह सेट होते हैं। वो जानती है स्पीड आकर्षण को मार देती है, स्लो इज सेडक्टिव। वो कभी चेज नहीं करती, वो खड़ी रहती है और दुनिया उसके पास आती है। सायरन बनना, क्या ये हर कोई कर सकता है? अगर तुम औरत हो तो तुम्हारे पास पहले से ही वो टूल है जिसे दुनिया ने सदियों तक दबाया। सायरन बनना कोई सर्जरी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, ये अपने अंदर की फेमिनिन शक्ति को फुली ओन करने का नाम है। तुम्हें सेक्सी दिखने की नहीं, सेक्सी महसूस करने की जरूरत है। सायरन वो नहीं है जो कि देखो मैं कितनी हॉट हूं कहे। वो है जो बस कमरे में आकर खामोशी से सबका ध्यान खींच ले। सायरन की खामोशी सबसे ऊंची आवाज। सायरन बहुत कम बोलती है, क्योंकि उसकी खामोशी एक हुक है। लोग उसके बारे में सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं, और जितना वो सोचते हैं उतना ही वो उसके जाल में फंसते जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, साइलेंस इज अ वेपन। व्हेन यू से नथिंग, अदर्स फिल द गैप विद फैंटेसी। कंक्लूजन, सायरन एक कला है, औरत की असली ताकत। सायरन बनना मतलब है तुम्हारी मौजूदगी ही एक मैसेज बन जाए। ना जोर, ना जबरदस्ती, सिर्फ तुम्हारा होना ही किसी को पिघला देने के लिए काफी हो। चैप्टर 2 यही खत्म होता है, लेकिन सेडक्शन की दुनिया अब और गहराई में जाएगी, क्योंकि अगले अध्याय में आएगा द रेक, पुरुष का अग्नि जैसा आकर्षण। उस आग को कौन जला सकता है और कौन संभाल सकता है, पता चलेगा अगली बार। चैप्टर 3, द रेक, पुरुष का अग्नि जैसा आकर्षण। वो तेज चलता है, बोलता कम है, और जब देखता है तो ऐसा लगता है जैसे उस नजर के पार कुछ भी नहीं बचा। वो है द रेक। न तो वो परफेक्ट दिखता है, नहीं कोई प्रिंस चार्मिंग होता है, लेकिन जब वो किसी औरत से बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ उसी के लिए बना हो। द रेक, औरतों की सबसे गहरी फैंटेसी का मालिक। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, हर औरत चाहती है कि कोई ऐसा पुरुष उसे देखे जैसे वो दुनिया की आखिरी औरत हो। द रेक वही करता है। उसका चार्म उसकी आंखों में नहीं, उसके इरादों में है। वो औरत को एक मिशन की तरह देखता है, ना किसी एजेंडा से, ना किसी टाइम पास से, बल्कि एक इंटेंस डिजायर के साथ। रे की ताकत ओवरवेल्म कर देना। द रेक किसी औरत को धीमे धीमे आकर्षित नहीं करता, वो उसे डायरेक्टली, खुले तौर पर चाहता है, और उसे ये जताता भी है। रॉबर्ट कहता है, रे की ताकत उसकी इंटेंसिटी में है। वो बहुत ज्यादा देता है, बहुत जल्दी देता है, और औरत खुद को रोक नहीं पाती। वो कॉम्प्लीमेंट्स देता है, लेकिन रिहर्स नहीं। वो फ्लर्टिंग करता है, लेकिन डेस्परेट नहीं। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामने वाली को लगता है
जैसे ये तो एक शॉर्ट मूवी है जिसमें वो हीरोइन है। इतिहास में द रेक, लॉर्ड बायरन, डॉन वान, कासनोवा। लॉर्ड बायरन एक ऐसा कवि जिसने अपने शब्दों से महिलाओं के दिल जला दिए। डॉन वान ऐसा लवर जो एक नहीं, हजारों को सेड्यूस कर गया, लेकिन हर बार उसने उन्हें ऐसा फील कराया जैसे वो बस वही एक थी। कासनोवा उसकी सेडक्टिव कला उसकी बातचीत में थी। वो हर महिला के भीतर की इनसिक्योरिटी पहचानता था और उसे सेलिब्रेट करता था। द रेक की बॉडी लैंग्वेज एक हीट जो महसूस होती है। द रेक मुस्कुराता है लेकिन कम, वो बात करता है लेकिन सीधे। उसका टोन सेडक्टिव नहीं होता, वो तो खुद उसकी पर्सनैलिटी ही सेडक्शन है। वो एक ऐसा वाइब क्रिएट करता है जहां सामने वाली औरत सोचती है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो शायद रिग्रेट करूंगी। द रेक बनना, क्या ये मैस्कुलिनिटी का पीक है? द रेक कोई नाइस गाय नहीं है। वो पोलाइट हो सकता है पर प्रेडिक्टेबल नहीं। वो जानता है औरतों को कंफर्ट चाहिए लेकिन पहले एक्साइटमेंट चाहिए। वो डेंजर है लेकिन कंट्रोल डेंजर, और यही थ्रिल, वही फायर उसे बाकी पुरुषों से अलग बनाता है। द रेक की गलती, बर्नआउट। रॉबर्ट एक सावधानी भी देता है। द रेक कभी कभी अपनी इंटेंसिटी में खुद को जला देता है, क्योंकि हर इंसान इतनी तेजी से भावनाओं का खेल नहीं खेल सकता। लेकिन जब तक वो जलता है, वो एक इन्फर्नो की तरह होता है जिसमें औरतें खुद जलने के लिए आती है। कंक्लूजन, द रेक एक आग है जो खुद नहीं जलती, जलाती है। वो हंसता है और सामने वाली पिघल जाती है। वो करीब आता है और कोई कुछ सोच नहीं पाता। वो चाम नहीं करता, वो अपनी चाहत को एविडेंट बना देता है। द रेक बनना मतलब है किसी को इस तरह चाहना जैसे उसके बिना दुनिया अधूरी हो। चैप्टर 3 यही समाप्त होता है। लेकिन सेडक्शन के इस खेल में हर किरदार आग नहीं होता, कुछ मीठा जहर भी होते हैं। चैप्टर 4 में आएगा द चार्मर, जो दुनिया को हंसाकर जीतता है। क्या तुम्हारे पास ये आकर्षण है? चैप्टर 4, द चार्मर, जो सबका मन मोह लेता है। वो गुस्से को हवा में उड़ा देता है, बोझिल माहौल को हल्का कर देता है, और जब वो बोलता है तो लगता है जैसे दुनिया की कोई परेशानी बची ही नहीं। वो है द चार्मर, सेडक्शन का सबसे प्यारा हथियार, जो जंग नहीं करता बल्कि अपनी मुस्कान से जीत लेता है। द चार्मर, हर दिल में उतर जाने वाली कला। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, चार्मर्स लोगों को वो महसूस कराते हैं जो वो खुद अपने लिए भी नहीं सोच पाते। वो खुद पर नहीं, सामने वाले पर फोकस करता है। वो लोगों को उनके अंदर के बेस्ट वर्जन जैसा फील कराता है। चार्मर की ताकत, इमोशनल हार्मनी। चार्मर कोई सेक्सुअल टेंशन क्रिएट नहीं करता, उसकी पावर होती है इमोशनल अलाइनमेंट। यानी वो लोगों के दर्द को सुनता है लेकिन उसे मजाक में हल्का कर देता है। वो शिकायत नहीं करता, शिकायत सुनता है। वो डोमिनेट नहीं करता, तारीफ करता है। उसकी लैंग्वेज होती है, तुम ठीक हो, तुम स्पेशल हो, और तुम डिजर्व करते हो प्यार। हिस्ट्री में द चार्मर, बेंजामिन डिसरेली, एरोल फ्लिन, एंडी वॉरहोल। बेंजामिन डिसरेली, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, जिसने रानी विक्टोरिया तक को अपने चार्म से इंप्रेस कर दिया। एरोल फ्लिन, वो एक्शन हीरो था, लेकिन उसके चार्म ने महिलाओं को इस तरह बांधा कि उन्हें लगने लगा ये सिर्फ मेरा है। एंडी वॉरहोल, अजीब पर्सनैलिटी, एक्सेंट्रिक स्टाइल, लेकिन उसकी हार्मलेस स्वीट एनर्जी ने उसे एक मैग्नेट बना दिया। चार्मर की बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस विदाउट ईगो। चार्मर की सबसे बड़ी पहचान है, वो हम्बल लगता है लेकिन अंदर से वो खुद को पूरी तरह जानता है। वो बार बार मैं नहीं कहता, वो तुम से बात करता है। वो खुद को बड़ा नहीं बनाता, सामने वाले को बड़ा फील कराता है। वो किसी पर इंप्रेशन नहीं डालता, बस उनके अंदर के डर को दूर करता है। चार्मर बनना, क्या ये नेचुरली पॉसिबल है? हां, अगर तुम जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्ट लो। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, चार्म एक स्किल है और एम्पैथी उसका मूल है। अगर तुम ये समझ सको कि सामने वाला क्या फील कर रहा है,
और उसे थोड़ी वार्मथ दे सको, तो तुम चार्मर बन सकते हो। चार्मर की स्ट्रैटेजी नो कॉन्फ्लिक्ट, नो प्रेशर। चार्मर कभी अग्रेसिव नहीं होता, वो बहस नहीं करता, वो दुनिया को उसकी उलझनों से दूर ले जाता है। उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं करता, वो प्रेशर नहीं डालता, बस एक ऐसी एनर्जी देता है जिसमें लोग खुद को बेटर वर्जन मानने लगते हैं। चार्मर की लिमिट, डेप्थ की कमी। चार्मर की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसका चार्म सुपरफिशियल भी लग सकता है। वो इतना प्लीजिंग होता है कि कभी कभी लोग पूछने लगते हैं, क्या ये असली है या बस दिखावा? इसलिए चार्मर को चार्म के साथ थोड़ा डेप्थ भी लाना पड़ता है, थोड़ी वल्नरेबिलिटी, थोड़ा ऑनेस्टी। कंक्लूजन, चार्मर एक मुस्कान में छुपा जादू है। वो सबसे बहस नहीं करता, वो सबका दिल जीतता है, वो सेड्यूस नहीं करता, वो हील करता है। चार्मर बनना मतलब है दूसरों की दुनिया को थोड़ा बेहतर बना देना। चैप्टर 4 यही समाप्त होता है, लेकिन अब सेडक्शन की कहानी मोड़ लेती है। अब सामने आता है वो आर्किटाइप जो बाउंड्रीज को तोड़ता है, जो जेंडर रोल से ऊपर उठ जाता है। चैप्टर 5 द डैंडी, जो ना मर्द है ना औरत, बस एक रहस्य। क्या तुम तैयार हो उस जादू को समझने के लिए, जो किसी नाम में नहीं, किसी लेबल में नहीं, बस एक अंदाज में छुपा है? चैप्टर 5 द डैंडी, जो ना मर्द है ना औरत, बस एक रहस्य। वो दरवाजा खोलकर भीतर आता है, लेकिन कोई नहीं समझ पाता। क्या ये कोई राजा है या रानी? क्या ये मासूम है या चालाक? वो है द डैंडी, सेडक्शन की सबसे रहस्यमयी कला, जो जेंडर को पीछे छोड़कर प्योर मैग्नेटिज्म से लोगों को अपनी तरफ खींचती है। द डैंडी एक खुली चुनौती समाज के रूल बुक को। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, डैंडीज उन सभी नियमों को तोड़ते हैं जो हमें मर्द और औरत होने के नाम पर दिए गए थे। द डैंडी औरतों को वो फ्रीडम देता है जो उन्हें मास्कुलिन वर्ल्ड से नहीं मिलती, और मर्दों को वो कंफर्ट देता है जो उन्हें किसी डोमिनेटिंग औरत से नहीं मिलता। डैंडी का चार्म होता है एम्बिग्यूटी, यानी वो क्या है ये तय करना मुश्किल होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। डैंडी की सेडक्शन स्ट्रैटेजी, अपनी आइडेंटिटी को मिथ बना दो। डैंडी कभी खुद को डिफाइन नहीं करता, वो मिस्ट्री क्रिएट करता है। वो किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। उसकी चाल में न मर्दों जैसी अकड़ होती है, न औरतों जैसी नरमी, बल्कि एक ऐसा मिक्स जो लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है। वो दिखाता है कि जेंडर सिर्फ एक इल्यूजन है, असल सेडक्शन तो प्रेजेंस में होती है। हिस्ट्री में द डैंडी, काउंट डियोर्से, ऑस्कर विल्ड, मर्लिन डायट्रिच, डेविड बोई। काउंट डियोर्से 19वीं सदी का एरिस्टोक्रेट, जिसने औरतों को अपनी एलिगेंस और सॉफ्टनेस से मोहित किया। ऑस्कर विल्ड, उसका ड्रेसिंग स्टाइल और बात करने का तरीका इतना अनोखा था कि लोग उसे एक वॉकिंग थिएटर कहते थे। मर्लिन डायट्रिच, एक महिला जिसने सूट पहनकर मर्दों को उनकी मैस्कुलिनिटी पर शक करवा दिया। डेविड बोई, वो एलियन लगने वाला पॉपस्टार जिसने पूरी दुनिया को रीडिफाइन कर दिया कि कूल दिखने के लिए बाउंड्रीज तोड़ना जरूरी है। डैंडी की बॉडी लैंग्वेज, बिना एफर्ट के लक्ष्यरी। द डैंडी कभी ज्यादा मेहनत नहीं दिखाता। उसके बाल, कपड़े, परफ्यूम, वॉइस सब केयरफुली सिलेक्टेड होते हैं, लेकिन लगता है जैसे नेचुरली ऐसा ही है। उसकी मौजूदगी बताती है, मैं अलग हूं और तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। डैंडी बनना, क्या यह पॉसिबल है? डैंडी बनने के लिए तुम्हें बोल्ड होना पड़ेगा। तुम्हें लोगों के सोचने की परवाह छोड़नी होगी। तुम्हें अपने अंदर के मास्कुलिन और फेमिनिन दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करना होगा। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, डैंडी बनने का मतलब है खुद को एक कैनवस समझना और अपनी आइडेंटिटी को आर्ट की तरह पेंट करना। डैंडी की ताकत, सबको अपनी तरफ खींच लेना। लोग डैंडी को देखकर कंफ्यूज्ड होते हैं, फिर क्यूरियस और फिर कंप्लीटली अट्रैक्टेड। वो किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को एक इवेंट की तरह पेश करता है। वो ऐसा लगता है जैसे अगर तुमने उसे नहीं जाना,
तो तुमने दुनिया का एक रंग मिस कर दिया। डैंडी की लिमिटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग का खतरा। कई लोग उसे जोक समझते हैं, कई उसे थ्रेट, लेकिन यही उसकी ताकत भी है। वो डराता है क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर है। रॉबर्ट कहता है, सेडक्शन तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब लोग तुम्हें पूरी तरह समझ ही नहीं पाते। कंक्लूजन, डैंडी वो आईना है जिसमें हर कोई खुद को ढूंढता है। वो कोई रोल प्ले नहीं करता, वो खुद ही एक जॉनर है। वो किसी जेंडर को कॉपी नहीं करता, वो नया वर्जन बनाता है जहां फ्रीडम ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। चैप्टर 5 यही समाप्त होता है, लेकिन अब सेडक्शन की दुनिया थोड़ी मासूम, थोड़ी वाइल्ड होने वाली है, क्योंकि अगला आर्केटाइप है द नेचुरल, जो बिना कोशिश के दिल जीत लेता है, बिना एफर्ट के चार्म, बिना प्लानिंग के पावर। क्या तुम तैयार हो? चैप्टर 6 द नेचुरल। मासूमियत में छुपा आकर्षण। वो ज्यादा बोलता नहीं, पर जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। वो बहुत कुछ जानता नहीं, पर लोग उसके साथ सब कुछ बांटते हैं। वो है द नेचुरल, एक ऐसा सेड्यूसर जो न सीखता है, न प्लान करता है, बस रहता है जैसा वो है, और लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। द नेचुरल, बचपन की यादों से निकला आकर्षण। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, हर इंसान के भीतर एक खोया हुआ बचपन छुपा है, जहां सब कुछ सरल था और मुस्कान सच्ची थी। द नेचुरल उसी खोए हुए इनोसेंस को जगा देता है। उसमें न चालाकी होती है, न कोई प्लान, बस प्योर एनर्जी और इमोशनल ओपननेस। द नेचुरल का चार्म, ट्रस्ट और कंफर्ट। नेचुरल वो होता है जिससे लोग नेचुरली जुड़ते हैं। वो फ्लर्टिंग करता है, लेकिन सटल तरीके से। वो कोई इल्यूजन नहीं बनाता, वो कोई ड्रामा नहीं करता, वो बस रियल रहता है, और यही उसे पावरफुल बनाता है। द नेचुरल आपको फील कराता है कि दुनिया इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो इनोसेंस देता है जो हमारे क्योटिक जीवन में रेयर होती जा रही है। हिस्ट्री में द नेचुरल, चार्ली चैपलिन, जोसेफिन बेकर, बिल क्लिंटन। चार्ली चैपलिन, वो बिना एक शब्द बोले लोगों के दिल जीत लेता था। उसकी मासूमियत एक लैंग्वेज थी। जोसेफिन बेकर, उसका चाइल्डिश एंथुसियाज्म उसे इरेजिस्टिबल बनाता था। वो जब भी स्टेज पर आती, लोगों के चेहरे खुद मुस्कुरा उठते। बिल क्लिंटन, चाहे राजनीति में हो या लोगों के बीच, उसकी एक क्वालिटी थी, वो सामने वाले को ऐसा फील कराता था जैसे उसके अलावा कोई और वहां ही नहीं। नेचुरल की बॉडी लैंग्वेज, रिलैक्स्ड और इनवाइटिंग। द नेचुरल की बॉडी में कोई टेंशन नहीं होती। वो अपने जेस्चर से लोगों को सेफ फील कराता है। वो एग्रेसिवली सामने नहीं आता, बल्कि क्यूरियोसिटी जगाता है। उसकी आवाज में वार्मथ होती है, एक ऐसी आवाज जो जजमेंटल नहीं है। वो ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारा बचपन का कोई दोस्त है, जो अब भी वैसा ही है। द नेचुरल बनना, क्या यह सिखाया जा सकता है? रॉबर्ट ग्रीन कहता है, नेचुरल बने रहने के लिए सबसे जरूरी है खुद से कनेक्शन में रहना। तुम्हें लोगों से जेन्युइनली प्यार करना होगा। तुम्हें उनके इमोशंस को समझना होगा, बिना उन्हें फिक्स करने की कोशिश किए। द नेचुरल बनने के लिए जरूरत है मासूम क्यूरियोसिटी, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड और प्रेजेंट मोमेंट में रहना। द नेचुरल की ताकत, इमोशनल डिसार्मिंग। द नेचुरल का सबसे बड़ा हथियार है, वो सामने वाले के गार्ड्स गिरा देता है। वो फ्लर्ट करता है, लेकिन उसे प्लेफुल बना देता है। लोग उसके साथ रिलैक्स फील करते हैं, ओपन हो जाते हैं, और फिर वल्नरेबल। वहीं से सेडक्शन शुरू होती है, एक सॉफ्ट, इमोशनल लेवल पर। द नेचुरल की लिमिट, इमैच्योरिटी का इल्यूजन। कभी कभी नेचुरल इमैच्योर भी लग सकता है, लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहता है, नेचुरल को अपनी मासूमियत के साथ एक सटल इंटेलिजेंस भी दिखानी चाहिए। मासूम होना वीकनेस नहीं है, लेकिन मासूमियत को संभालना एक कला है। कंक्लूजन, द नेचुरल एक दरवाजा है उस दुनिया का जहां सब असली लगता है। उसकी मुस्कुराहट में छल नहीं होता, उसकी आंखों में गेम नहीं होते, और फिर भी वो दिल जीत लेता है, धीरे धीरे, गहराई से।
चैप्टर 6 यही समाप्त होता है। लेकिन अब सेडक्शन एक और दिशा लेती है, जहां प्यार नहीं, तड़प है, जहां मिलना नहीं, दूरी है। चैप्टर 7 में आएगा द कॉकेट, जो कभी पूरी तरह मिलती ही नहीं। क्या तुम उस जहर को झेलने के लिए तैयार हो, जो खुद ही एडिक्टिव है? चैप्टर 7 द कॉकेट, जो कभी पूरी नहीं होती, बस पीछे खींचती है। वो आती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। वो हंसती है, लेकिन जब तुम करीब जाओ तो उसकी आंखें जैसे पूछती है, क्या तुम वाकई मुझे जानते हो? वो है द कॉकेट, सेडक्शन की सबसे झूठी और शायद सबसे एडिक्टिव कला। द कॉकेट, वो जो कमिटमेंट से डरती है लेकिन कंट्रोल चाहती है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, कॉकेट वही देता है जिसकी सबसे ज्यादा तलब होती है। अटेंशन, डिजायर और रिजेक्शन सब एक साथ। वो सामने वाले को चाहत का इल्यूजन देती है, लेकिन हमेशा एक दूरी बनाकर रखती है। वो चेस को खत्म नहीं होने देती, क्योंकि उसके लिए सेडक्शन एक एंड नहीं, एक अंतहीन खेल है। कॉकेट का हथियार, इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शन। कॉकेट एक दिन तुम्हें ऐसा फील कराएगी जैसे तुम ही उसकी दुनिया हो, और अगले दिन वो पूरी तरह कोल्ड हो जाएगी, जैसे कुछ था ही नहीं। वो तुम्हें इमोशनल कंफ्यूजन देती है, और वही कंफ्यूजन तुम्हें उसकी तरफ और खींचता है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, हम उन्हीं के पीछे भागते हैं जो हमें पूरा नहीं मिलते। हिस्ट्री में द कॉकेट, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, जोसेफिन बोनापार्टे, ग्रेटा गार्बो। क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, उसने अपने सैकड़ों मेल एडमायरर्स को डेकेड्स तक प्रॉमिस में रखा, कभी पूरी तरह किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी सब उसकी लॉयल्टी में मरते थे। जोसेफिन बोनापार्टे, नेपोलियन ने जब तक उसे चेस किया, वो सबसे डिजायर्ड वुमन थी, लेकिन जब वो मिल गई तो उसका चार्म खत्म होने लगा। ग्रेटा गार्बो, एक एक्ट्रेस जिसने सबसे आइकॉनिक लाइन बोली थी, आई वॉन्ट बी अलोन, और पूरी दुनिया उसकी मिस्ट्री में पिघलती रही। कॉकेट की बॉडी लैंग्वेज, इनवाइट, विथड्रॉ, रिपीट। वो कभी ज्यादा बोल्ड नहीं होती, लेकिन उसकी आंखों में टीज होता है। वो करीब आती है, लेकिन फिर कुछ ऐसा कहती है कि तुम्हें खुद पर डाउट होने लगता है। वो फ्लर्ट करती है, फिर तुम्हें इमोशनल डेजर्ट में छोड़ देती है, और यही साइकिल तुम्हें बार बार उसके पास खींच लाता है। कॉकेट बनना, क्या यह ताकतवर फेमिनिनिटी है? हां, लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए। कॉकेट कभी डिमांड नहीं करती, वो इंतजार करवाती है। वो कभी पूरा रिवील नहीं करती, वो बस एक स्वाद देती है और फिर दूर हट जाती है। ये सेडक्शन टेक्निक उन लोगों पर ज्यादा असर करती है जो खुद कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि कॉकेट उनके ईगो को हिला देती है। कॉकेट की पावर, डिस्टेंस इज डिजायर। कॉकेट समझती है, जितना ज्यादा तुम मिलोगे उतना ही कम तुम चाहोगे, इसलिए वो खुद को स्पार्स रखती है। वो अनप्रेडिक्टेबल रहती है। तुम कभी नहीं जान पाते क्या वो तुम में इंटरेस्टेड है या सिर्फ तुम्हारे अटेंशन को कंट्रोल कर रही है। कॉकेट की लिमिटेशन, ओवरयूज से बॉर्डम। अगर तुम हमेशा अनअवेलेबल रहो तो इवेंचुअली लोग तुम्हें फेक समझने लगते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहता है, कॉकेट को कभी कभी सॉफ्टनेस भी दिखानी चाहिए, ताकि खेल में बैलेंस बना रहे। कंक्लूजन, कॉकेट वो इल्यूजन है जो जितना दूर हो उतना डिजायर्ड बनता है। वो वादा नहीं करती, वो गारंटी नहीं देती, वो बस एक स्पार्क बनाकर चली जाती है, और तुम उस स्पार्क के पीछे जलते रहते हो। चैप्टर 7 यही समाप्त होता है, लेकिन अब सेडक्शन की कहानी बदलने वाली है। अब वो आर्केटाइप आता है, जो ना धीरे चलता है, ना रूल्स मानता है, बस पूरी इंटेंसिटी से कंज्यूम करता है। चैप्टर 8 में आएगा द आइडियल लवर, जो फैंटेसी बनकर सामने आता है। क्या तुम किसी की परफेक्ट कहानी बनने के लिए तैयार हो? चैप्टर 8 द आइडियल लवर, जो तुम्हारे सपनों को असली बना दे। हर इंसान किसी न किसी फैंटेसी में जीता है, कभी पूरी न होने वाली कहानी, कभी एक अधूरी ख्वाहिश। आइडियल लवर वही बनता है जो उस फैंटेसी को पढ़ लेता है और फिर उसे धीरे धीरे सच में बदल देता है। वो एक इंसान नहीं होता, वो एक ड्रीम होता है
जो ब्रीदिंग करता है। द आइडियल लवर, वो जो तुम्हारे अंदर के खालीपन को भर दे। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, हर कोई किसी न किसी चीज की कमी महसूस करता है। पैशन, पोएट्री, अटेंशन, ड्रामा। आइडियल लवर उस कमी को पहचान लेता है और फिर खुद को उस रूप में ढाल देता है। वो ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। वो इंसान बन जाता है जिसे तुम अपने सपनों में ढूंढते आए हो। आइडियल लवर की सबसे बड़ी कला डीप लिसनिंग। आइडियल लवर बहुत ध्यान से सुनता है। वो तुम्हारी बातों के बीच छुपी इमोशनल वॉइड्स को पकड़ लेता है। तुम अगर बोलो, मुझे कोई समझता नहीं, तो वो तुम्हें इस तरह देखता है जैसे सिर्फ वो ही तुम्हें समझ सकता है। वो तुम्हें फील कराता है कि तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम किसी रॉयल मूवी के मेन कैरेक्टर हो। हिस्ट्री में द आइडियल लवर, कासनोवा, मैडम दे पॉम्पाडोर, रूडोल्फ वालेंटिनो। कासनोवा हजारों के साथ था, लेकिन हर एक को यही फील कराया कि वो सबसे खास है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी अटेंशन टू इमोशनल डिटेल। मैडम दे पॉम्पाडोर लुइस द 15th की आइडियल लवर बनी। उसने पॉलिटिक्स, आर्ट, सेंसुअलिटी, हर फैंटेसी को समझा और खुद में ढाल लिया। रूडोल्फ वालेंटिनो एक साइलेंट फिल्म स्टार, जिसकी आंखों में ऐसा ड्रीम वर्ल्ड था जहां औरतें खुद को लॉस्ट कर देती थी। आइडियल लवर की बॉडी लैंग्वेज, रोमांटिक इल्यूजन का थिएटर। वो ऑर्डिनरी नहीं दिखता। उसका पहनावा, उसकी चाल, उसकी आंखों की डेप्थ, सब कुछ एक केयरफुली क्राफ्टेड रोल प्ले होता है। वो जानता है सेडक्शन एक परफॉर्मेंस है। वो खुद को परफेक्ट नहीं दिखाता, वो खुद को परफेक्टली टेलर्ड बनाता है तुम्हारे डिजायर के हिसाब से। आइडियल लवर बनना, क्या ये एक्ट है या आर्ट? रॉबर्ट ग्रीन कहता है, ये एक्ट नहीं, ये एक गिफ्ट है। आइडियल लवर वो इंसान है जो खुद को भुलाकर सामने वाले की डिजायर में घुल जाता है। वो बोलता है, मैं वो बनूंगा जो तुम्हें इस दुनिया में कहीं और नहीं मिला। आइडियल लवर की साइकोलॉजी, सपनों को शक्ल देना। हर कोई कहता है, मैं प्रैक्टिकल हूं, मुझे सपने नहीं चाहिए। लेकिन आइडियल लवर जानता है, हर प्रैक्टिकल इंसान रात को एक अनरियलिस्टिक फैंटेसी में जीता है, और जब कोई उसे वो ड्रीम जिंदा महसूस कराता है, वो इंसान खुद को सरेंडर कर देता है। आइडियल लवर की लिमिट, फैंटेसी का बोझ। आइडियल लवर कभी कभी खुद खो जाता है क्योंकि वो किसी और की कल्पना में जी रहा होता है। रॉबर्ट सावधान करता है, जब तुम किसी का सपना बनते हो तो लोग तुमसे ह्यूमन बिहेवियर की उम्मीद करना छोड़ देते हैं। इसलिए आइडियल लवर को बैलेंस बनाना होता है चार्म और ट्रूथ के बीच। कंक्लूजन, आइडियल लवर कोई व्यक्ति नहीं, वो एक मिरर है तुम्हारे डीपेस्ट डिजायर्स का। वो तुम्हें वो दुनिया दिखाता है जिसका दरवाजा तुम्हारे ही अंदर था, बस तुमने कभी देखा नहीं। चैप्टर 8 यही समाप्त होता है। अब सेडक्शन की कहानी धीरे धीरे अपने अंधेरे कोनों में उतरने वाली है, क्योंकि अगले चैप्टर में आएगा द लिबर्टीन बटा द सेडक्टिव विक्टिम, जो खुद एक कशिश है पर दर्द में डूबा है। एक ऐसा किरदार जो खुद को भी नहीं समझता और इसी उलझन में सबको अपनी तरफ खींच लेता है। चैप्टर 9 द सेडक्टिव विक्टिम, जो दर्द में भी मोहक है। वो टूटा हुआ है, लेकिन उसकी टूटन में एक अजीब सी चमक है। वो खुद को कमजोर दिखाता है, लेकिन लोग उसे छोड़ नहीं पाते। वो है द सेडक्टिव विक्टिम, एक ऐसा इंसान जो अपने दर्द को एक जाल की तरह पहनता है और सामने वाला उसमें फंसता चला जाता है, कभी हमदर्दी से, कभी अट्रैक्शन से। द विक्टिम मासूम नहीं, मोहक है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, लोग नेचुरली उस इंसान की तरफ खींचते हैं जिसे बचाने का इल्यूजन उन्हें महसूस होता है। विक्टिम वो इंसान नहीं जो मदद मांगता है, वो होता है जो मौन से बुलाता है। उसकी आंखों में खालीपन नहीं, एक गहराई होती है जो कहती है, मैं ठीक हूं, और उसी वक्त मुझे बचा लो। द सेडक्टिव पेन, दर्द जो अजीब सा आकर्षण बन जाए। विक्टिम के चेहरे पर एक ऐसी उदासी होती है जो सिंपैथी नहीं मांगती, बस मौजूद रहती है, और सामने वाला सोचता है,
अगर मैं इसे प्यार दूं, शायद इसका दर्द मिटा दूं। और इसी थॉट में वो उसकी तरफ झुकता चला जाता है। हिस्ट्री में द सेडक्टिव विक्टिम, मरिलिन मॉनरो, कर्ट कोबेन, प्रिंसेस डायना। मरिलिन मॉनरो जितनी ग्लैमरस दिखती थी, उतनी ही अंदर से टूटी हुई थी। लोग उसे एडमायर करते थे, लेकिन सीक्रेटली उसे रेस्क्यू भी करना चाहते थे। कर्ट कोबेन, उसकी आवाज में जो दर्द था, उसने लाखों लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया। प्रिंसेस डायना, उसकी आंखों की उदासी, उसका सॉफ्ट स्पोकन बिहेवियर, वो रॉयल्टी में भी एक ब्रोकन इनोसेंस लेकर चलती थी। द विक्टिम की बॉडी लैंग्वेज, वॉल्नरेबिलिटी जो आकर्षण बन जाए। वो तेज नहीं बोलता, वो ओवरपावर नहीं करता। उसकी चाल, उसकी निगाहें, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ थोड़ा थका हुआ लगता है, थोड़ा झुका हुआ। लेकिन उसी में एक नशा होता है, एक ऐसी एनर्जी जो पुकारती नहीं, बस खींचती है। द सेडक्टिव विक्टिम की ताकत, गिल्ट और सेवियर कॉम्प्लेक्स। लोग उसे देखकर गिल्टी फील करते हैं कि शायद उन्होंने किसी ऐसे को इग्नोर कर दिया जो प्यार के काबिल था। और यही गिल्ट सेडक्शन का हिस्सा बन जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, विक्टिम खुद कुछ नहीं कहता, लेकिन वो सामने वाले की सारी इमोशनल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। विक्टिम बनना, क्या ये नेचुरली आता है या सीखा जा सकता है? ये नेचुरली आता है जब कोई इंसान अंदर से वुंडेड हो, लेकिन उस दर्द को वेपन बना ले। अगर तुम जेन्युइनली इमोशनल हो और अपनी कमजोरी को एक्सप्रेस करना जानते हो, बिना ज्यादा बोलने के, तो तुम सेडक्टिव विक्टिम बन सकते हो। लिमिटेशन, पेन की ओवरयूज से बॉर्डम या पिटी। अगर तुम हर वक्त दुखी रहोगे, तो लोग इवेंचुअली तुमसे दूर भागेंगे। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं, विक्टिम को बैलेंस करना चाहिए, दर्द और चार्म के बीच। कभी कभी सटल फ्लर्टेशन, कभी कभी क्वाइट पैशन। यही उसकी क्राफ्ट को अलाइव रखता है। कंक्लूजन, सेडक्टिव विक्टिम वो आईना है जिसमें लोग अपने पुराने घाव देख लेते हैं। वो कहता कुछ नहीं, लेकिन लोगों को खुद से जोड़ लेता है। वो खुद को हीरो नहीं बनाता, वो सिर्फ इतना करता है कि लोग उसे अपना ब्रोकन पीस समझने लगते हैं। चैप्टर 9 यही समाप्त होता है। अब सेडक्शन की आखिरी परछाई सामने आएगी। वो नहीं जो दिखता है, बल्कि जो किसी को दिखने ही नहीं देता। चैप्टर 10 में आएगा द स्टार, जो एक चमक बनकर सबकी नजर में रहता है, लेकिन किसी के हाथ नहीं आता। चैप्टर 10 द स्टार, जिसकी चमक हिप्नोटाइज कर देती है। वो दिखता है और लोग रुक जाते हैं। वो कुछ बोलता भी नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक चमक सी फैल जाती है। वो है द स्टार, वो जो लोगों के सपनों में रहता है। एक ऐसा आकर्षण जो पूरी तरह असली नहीं, लेकिन पूरी तरह मोहक है। द स्टार असल नहीं, लेकिन असरदार। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, स्टार वो नहीं होता जो खुद को सब दिखा दे। स्टार वो होता है जो खुद को आधा छुपा कर रखे और बाकी लोग अपनी फैंटेसी से पूरा करें। स्टार की प्रेजेंस एक सपना है जहां लोग खुद को बेटर वर्जन में देखना चाहते हैं। वो उन इमोशंस को ट्रिगर करता है जो डीप चाइल्डहुड फैंटेसीज से निकले हैं। स्टार की ताकत, डिस्टेंस और इल्यूजन। स्टार कभी टू अवेलेबल नहीं होता। वो अटेंशन को बेग नहीं करता, वो अटेंशन अट्रैक्ट करता है अपने रहस्य से। उसकी एनर्जी कहती है, मैं एक्सेसिबल नहीं हूं, पर अगर तुम मुझे पा सको तो शायद तुम भी खास हो। हिस्ट्री में द स्टार, ग्रेटा गार्बो, जेम्स डीन, बियॉन्से। ग्रेटा गार्बो, उसका फेमस क्वोट था, आई वॉन्ट टू बी अलोन। लेकिन उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि लोग उसमें डूब जाते थे। जेम्स डीन, उसकी रॉ मैस्कुलिनिटी और इमोशनल डिटैचमेंट उसे एक ट्रैजिक हीरो की तरह बना देती थी, जिसे कोई बचा नहीं सकता था, फिर भी सब कोशिश करते थे। बियॉन्से, उसकी स्टेज पर मौजूदगी एक डिवाइन इल्यूजन जैसी होती है, जैसे कोई देवी संगीत की फॉर्म में आ गई हो। स्टार की बॉडी लैंग्वेज, जैसे वो किसी और दुनिया से आया हो। वो धीरे चलता है, लेकिन उसकी चाल में ऑथोरिटी होती है।
उसकी आंखें सीधी नहीं देखती, वो जैसे किसी इनविजिबल कैमरा को देख रही हों। वो लोगों से बात करते हुए भी हमेशा थोड़ा ऊपर, थोड़ा अलग महसूस होता है, और यही थोड़ा अलग उसे इरेजिस्टिबल बनाता है। द स्टार बनना, क्या यह सीखा जा सकता है? रॉबर्ट ग्रीन कहता है, स्टार बनना कोई टैलेंट नहीं, ये एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन है। तुम्हें मिस्ट्री को मास्टर करना होगा। तुम्हें हर चीज को थोड़ा आर्टिस्टिक, थोड़ा ड्रामेटिक बनाना होगा। तुम्हें अपनी दुनिया ऐसी बनानी होगी कि लोग उसमें घुसना चाहें, लेकिन एंट्री सिर्फ उन्हीं को मिले जो तुम चाहो। स्टार की साइकोसोशल पावर, कलेक्टिव फैंटेसी का सिंबल। स्टार एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो एक कल्चरल सिंबल बन जाता है। लोग उसे देखकर अपने डर भूल जाते हैं या अपने सपनों को जिंदा देखते हैं। स्टार खुद से ज्यादा दूसरों की जरूरत बन जाता है। लिमिटेशन, ओवर एक्सपोजर से मैजिक का टूटना। रॉबर्ट चेतावनी देता है, स्टार को अपनी मिस्टीक बचाकर रखनी होती है। अगर स्टार खुद को पूरी तरह रिवील कर दे तो उसका चार्म खत्म हो सकता है। इसलिए स्टार को हमेशा एक इनविजिबल वेल में रहना होता है। पैशन दिखाना होता है, एक्सेस नहीं। कंक्लूजन, द स्टार वो सपना है जो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो तुम्हें खुद की याद नहीं दिलाता, वो तुम्हें वो इंसान बनकर दिखाता है जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। चैप्टर 10 यही समाप्त होता है। अब हम सेडक्शन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां यह कला सिर्फ टेक्निक नहीं, एक सत्ता बन जाती है। चैप्टर 11 में आएगा द आर्ट ऑफ सेडक्टिव स्ट्रैटेजी, कैसे इन आर्किटाइप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया जाए। चैप्टर 11, द सेडक्टिव स्ट्रैटेजी, हर भूमिका को समय पर निभाने की कला। अब तक आपने जाना द रेक, द चार्मर, द डैंडी, द कॉकेट, द नेचुरल, द स्टार। हर आर्किटाइप की अपनी एक दुनिया है, अपना एक मैग्नेटिज्म। लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम इन सभी को समझकर उन्हें स्ट्रैटेजिकली यूज करना सीख जाते हो। सेडक्शन कोई एक मास्क नहीं, ये एक वार्डरोब है जहां हर मौके पर तुम एक अलग किरदार पहन सकते हो। स्ट्रैटेजी एक, खुद को समझो, तुम्हारा कोर आर्किटाइप क्या है? रॉबर्ट ग्रीन कहता है, हर इंसान के अंदर एक नेचुरल सेड्यूसर होता है, तुम्हें सिर्फ उसे पहचानना होता है। तुम क्या नेचुरली करते हो? क्या तुम लोगों को कंफर्ट देते हो? शायद तुम द चार्म हो। क्या तुम इंटेंस डिजायर क्रिएट करते हो? तुम द रेक हो। क्या तुम एक मिस्ट्री हो? तुम्हें द डैंडी या द स्टार छुपा है। पहला कदम है खुद को डीकोड करना। स्ट्रैटेजी 2, सामने वाले की फैंटेसी को समझो। सेडक्शन तब काम करती है जब तुम खुद को सामने वाले की कमी के हिसाब से ढालते हो। अगर सामने वाला एक्साइटमेंट चाहता है तो उसे रे की तरह सेड्यूस करो। अगर वो सिक्योरिटी चाहता है तो नेचुरल या चार्मर बनो। अगर वो किसी अनरीचेबल ब्यूटी को चाहता है तो स्टार की चमक दिखाओ। हर इंसान का एक सपना होता है, सेडक्शन उसे सच बनाने की कला है। स्ट्रैटेजी 3, शिकार मत बनो, गेम क्रिएट करो। सेडक्शन एक खेल है, लेकिन यह तब तक काम नहीं करता जब तक तुम खुद खिलाड़ी न बनो। तुम्हें कंट्रोल सटल तरीके से अपने हाथ में लेना होगा। तुम्हें कभी कभी एब्सेंट होना पड़ेगा, कभी कभी ओवरवेल्म करना पड़ेगा। रॉबर्ट कहता है, जो खुद को पूरी तरह सामने रख देता है वो कोई डिजायर नहीं छोड़ता। डिजायर सिर्फ डिस्टेंस से बनती है। स्ट्रैटेजी 4, समय के साथ शेप बदलो। तुम हर सिचुएशन में रेक नहीं बन सकते। हर व्यक्ति कॉकेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए सेडक्शन एक डायनामिक कला है जहां तुम चेंज करते हो अपने सामने वाले की साइकोलॉजी के अनुसार। कभी चार्मर की तरह सॉफ्ट, कभी स्टार की तरह डिस्टेंट, कभी डैंडी की तरह बोल्ड, कभी विक्टिम की तरह ब्रोकन। फ्लेक्सिबिलिटी ही मास्टरी है। स्ट्रैटेजी 5, मिस्ट्री को हमेशा बचाकर रखो। भले तुम कितना भी ओपन दिखो, हमेशा कुछ ऐसा जरूर रखो जो सामने वाला न जान पाए। वो अननोन ही तुम्हारी मैग्नेट बनेगा। रॉबर्ट कहते हैं, पीपल डोंट डिजायर व्हाट दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड, दे डिजायर व्हाट दे कांट फुली टच।
स्ट्रैटेजी 6, इमोशनल वेव्स बनाओ। सेडक्शन एक सीधी रेखा नहीं होती। तुम्हें इमोशंस को ऊपर नीचे चलाना आना चाहिए। पुश, पुल, वार्मथ, कोल्ड, ताकि सामने वाला कभी भी तुम्हारे पैटर्न को पूरी तरह समझ न पाए। हर वेव उसे और करीब खींचती है। स्ट्रैटेजी 7, अपने अंदर एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट को जगाओ। हर ग्रेट सेड्यूसर परफॉर्मर होता है। कासनोवा की बातचीत, वालेंटिनो की आंखें, डायना की आंखों की चुप्पी, ये सब रिहर्स नहीं थे, लेकिन थॉटफुली कल्टिवेटेड थे। सेडक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक आर्टफुल इल्यूजन है जिसे तुम कॉन्शियसली क्रिएट करते हो। स्ट्रैटेजी 8, सेडक्शन को सिर्फ रोमांटिक गेम न समझो। ये कला सिर्फ प्रे में नहीं, पाओ में भी काम करती है। लीडर्स, सेलिब्रिटीज, टीचर्स, सेल्समैन, हर कोई किसी न किसी फॉर्म में सेडक्शन कर रहा है। सेडक्शन का मतलब है लोगों के इमोशंस को ऐसा छू लेना कि वो तुम्हारे इंपैक्ट में आ जाए। फाइनल विजडम, सेडक्शन कोई ट्रिक नहीं, ये एक आत्म अभिव्यक्ति है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, सच्चा सेडक्शन तब होता है जब तुम खुद को इतने खूबसूरत ढंग से एक्सप्रेस करते हो कि सामने वाला अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा कुछ महसूस करना चाहता है। ये डोमिनेंस नहीं, इन्फ्लुएंस है। ये मैनिपुलेशन नहीं, मैग्नेटिज्म है। कंक्लूजन, सेडक्शन एक डांस है। अगर तुम लीड करना जानते हो तो सब फॉलो करेंगे। तुम द रेक बनो या द कॉकेट, द स्टार बनो या द विक्टिम। असल सवाल यह नहीं है कि तुम कौन हो, बल्कि यह है तुम किसे कब और कैसे दिखाते हो। चैप्टर 11 यही समाप्त होता है। अब अगले और अंतिम हिस्से में हम देखेंगे एंटी सेड्यूसर्स को, यानी वो लोग जो बिना समझे ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो सारी अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। चैप्टर 12, द एंटी सेड्यूसर्स, जो आकर्षण को मार देते हैं। अब तक आपने जाना कैसे अलग अलग सेड्यूसर्स लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, कैसे वो डिजायर जगाते हैं, मिस्ट्री बनाते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रेजेंस सेडक्शन नहीं बल्कि रिपल्शन लाता है। उन्हें कहते हैं एंटी सेड्यूसर्स, वो जो बिना कुछ बोले ही आकर्षण को मार देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं, जितनी मेहनत एक इंसान को डिजायरेबल बनने में लगती है, उतनी ही तेजी से एंटी सेड्यूसर सारी अट्रैक्शन को मिटा सकता है। एंटी सेडक्शन कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, ये आदतें होती है जो धीरे धीरे तुम्हें अनअपीलिंग बना देती है, चाहे तुम बाहर से कितने भी आकर्षक क्यों न दिखो। एंटी सेड्यूसर आर्केटाइप 1, द ब्रूट, जबरदस्ती करने वाला। वो धैर्य नहीं रखता, वो सामने वाले को आकर्षित नहीं करता बल्कि उस पर दबाव डालता है। वो डिमांड करता है लव, अटेंशन, टाइम, लेकिन ये भूल जाता है डिजायर कभी डिमांड से नहीं आती। ब्रूट इतना अग्रेसिव होता है कि सामने वाला खुद को असहज महसूस करने लगता है। एंटी सेड्यूसर आर्केटाइप 2, द सफोकेटर, जो सांस नहीं लेने देता। वो हर वक्त साथ रहना चाहता है, हर बात में शामिल होना चाहता है, हर डिसीजन में मौजूद होना चाहता है। उसकी इनसिक्योरिटी इतनी गहरी होती है कि वो सामने वाले की पर्सनल स्पेस को खा जाता है। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो सामने वाला आपको एस्केप राउट समझने लगेगा। एंटी सेड्यूसर आर्केटाइप 3, द मोरालिज़र, जो हमेशा जज करता है। वो हर चीज में सही गलत देखता है। उसके पास हर भावना के लिए एक नियम होता है। वो फ्लर्ट को पाप मानता है, डिजायर को कमजोरी। ऐसे लोग सेडक्शन को स्पिरिचुअली गंदा समझते हैं और इसलिए वो खुद को भी इमोशनली बंद कर लेते हैं। एंटी सेड्यूसर आर्केटाइप 4, द बम्बलर, जो ऑकवर्ड और अनश्योर होता है। वो आंखें नहीं मिला पाता, उसकी आवाज कांपती है, उसकी हर हरकत में अपॉलॉजी छिपी होती है। सेल्फ डाउट उसकी पर्सनैलिटी में साफ दिखता है और यही उसे इंस्टेंटली अनअट्रैक्टिव बना देता है। रॉबर्ट कहते हैं, अनसर्टेनिटी कभी डिजायर नहीं जगाती, ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट देती है। एंटी सेड्यूसर आर्केटाइप 5, द विंड बैग, जो बस बोलता है। वो नॉन स्टॉप बात करता है, लेकिन उसकी बातों में कोई सोल नहीं होती।
वो सिर्फ खुद की बात करता है, तुम्हें नहीं सुनता। साइलेंस भी सेडक्टिव हो सकता है, लेकिन विंड बैग उसे कभी आने ही नहीं देता। एंटी सेड्यूसर आर्केटाइप 6, द रिएक्टर, जो जल्दी ऑफेंडेड हो जाता है। वो हर मजाक को पर्सनली लेता है, हर कमेंट को इंसल्ट मान लेता है। उसका ईगो इतना फ्रेजाइल होता है कि वो चार्म की जगह टेंशन फैला देता है। लोग एगशेल्स पर चलकर फ्लर्ट नहीं करते। एंटी सेड्यूसर आर्केटाइप 7, द वल्गेरियन, जो रहस्य को खत्म कर देता है। वो सब कुछ सीधा और बेढंग तरीके से बोलता है। नो एलिगेंस, नो मिस्ट्री। वो सिर्फ बॉडी की बातें करता है, लेकिन सोल को कभी नहीं छूता। रॉबर्ट कहते हैं, सेडक्शन एक नृत्य है, वल्गेरियन उसे एक कुश्ती बना देता है। तो अब सवाल उठता है, क्या करें? अगर आप सेड्यूसर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले एंटी सेड्यूसर वाली आदतों को पहचानिए और मिटाइए। बहुत अधिक मत बोलिए, ज्यादा सुनिए। मत मांगिए, उन्हें नेचुरली देना चाहने दीजिए। सामने वाले को जगह दीजिए, उन्हें घुटन मत दीजिए। खुद को पूरी तरह मत खोलिए, रहस्य बनाए रखिए। जरूरतमंद मत दिखिए, आत्मविश्वासी और नियंत्रित बनिए। सेडक्शन कोई सुपरफिशियल परफॉर्मेंस नहीं, ये एक सटल एनर्जी है जो तब पैदा होती है जब आप अपने अंदर स्थिर, शांत और मजबूत होते हैं। निष्कर्ष, एंटी सेड्यूसर बनना आसान है, लेकिन सेड्यूसर बनना एक कॉन्शियस क्राफ्ट है। हर बार जब तुम जल्दी रिजल्ट चाहोगे, तुम ब्रूट बन जाओगे। हर बार जब तुम अपनी इनसिक्योरिटी दिखाओगे, तुम सफोकेट बन जाओगे। हर बार जब तुम चार्म छोड़कर कंट्रोल करने लगोगे, तुम वल्गेरियन बन जाओगे। इसलिए सेडक्शन से पहले एंटी सेडक्शन को जड़ से हटाओ। चैप्टर 12 यही समाप्त होता है। अब आखिरी भाग में आएगा रॉबर्ट ग्रीन की वो 24 लॉज, जो किसी भी इंसान को इमोशनली मैग्नेटिक और अनफॉरगेटेबल बना सकते हैं। चैप्टर 13, 24 लॉज ऑफ सेडक्शन, आकर्षण की अंतिम विधियां। रॉबर्ट ग्रीन ने वर्षों के अध्ययन, ऐतिहासिक उदाहरणों और गहरे मानवीय विश्लेषण के बाद 24 ऐसे नियम बनाए हैं जो किसी भी साधारण इंसान को एक मैग्नेटिक सेड्यूसर बना सकते हैं। ये नियम कोई चालाकी नहीं है, बल्कि इंसानी मन की उस खिड़की को खोलते हैं जहां इच्छा, रहस्य और सत्ता का जन्म होता है। 1. खुद को एक आकर्षक कल्पना के रूप में प्रस्तुत करो। लोग हकीकत से नहीं, उस चीज से आकर्षित होते हैं जो उन्हें किसी और दुनिया की झलक दे सके। 2. सामने वाले की गुप्त इच्छा को पहचानो और उसे टारगेट करो। डिजायर तभी उत्पन्न होती है जब कोई हमारी छिपी भावनाओं को बिना कहे छू ले। 3. हमेशा दुर्लभ बनो, कभी आसानी से उपलब्ध मत हो। जो आसानी से मिल जाए उसका मूल्य नहीं होता। 4. रहस्य को बनाए रखो, स्पष्टता से आकर्षण मरता है। रहस्य वही ताकत है जो कल्पनाओं को जिंदा रखती है। 5. तर्क नहीं, भावनाओं से खेलो। दिल जीतना है, दिमाग नहीं। 6. धीरे धीरे आकर्षण पैदा करो, कभी जल्दी मत करो। इंस्टेंट अट्रैक्शन जल्दी मर भी जाता है, सेडक्शन एक धीमी आग है। 7. सामने वाले की कल्पनाओं को तुमसे जोड़ दो, तुम एक प्रोजेक्शन बनो उनकी खुद की चाहतों का। 8. खुद को एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट की तरह ट्रीट करो। हर ग्रेट सेड्यूसर एक कलाकार होता है, उसका बोलना, चलना, देखना सब रिहर्स लगता है। 9. अपनी उपस्थिति को एक इवेंट की तरह बनाओ। जब तुम किसी की लाइफ में आओ तो ऐसा लगे जैसे कोई पर्व आया हो। 10. चेज मत करो, खुद को चेज करने लायक बनाओ। डिजायर तब गहरी होती है जब सामने वाला खुद तुम्हें पाना चाहे। 11. अपने भावों को स्थिर और संयमित रखो, जितना ज्यादा कंट्रोल उतना ज्यादा आकर्षण। 12. धीरे धीरे अपने रंग दिखाओ, एक बार में नहीं, हर परत के साथ। उनकी उत्सुकता और बढ़ती जानी चाहिए। 13. कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट या नीडी मत दिखो, बैलेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। 14. चार्म से डर निकालो,
अट्रैक्शन गिल्ट फ्री हो। अगर सामने वाला गिल्ट में जी रहा है तो डिजायर टिकेगा नहीं। 15, थोड़ी दूरी बनाए रखो, सारा वक्त साथ मत रहो। एब्सेंस भी एक प्रकार की उपस्थिति है। 16, फ्लर्ट को खेल की तरह लो, सीरियसनेस अट्रैक्शन को मार देती है। प्लेफुल रहो, प्रेशर मत डालो। 17, कभी भी प्रेडिक्टेबल मत बनो, रहस्य को सरप्राइज में बदलो। सरप्राइज क्यूरियोसिटी को अलाइव रखता है। 18, कभी कभी कोल्ड बनो ताकि क्रेविंग पैदा हो। इमोशनल रिदम क्रिएट करना सीखो, पैशन और डिस्टेंस का खेल। 19, सामने वाले को इमोशनली इन्वेस्ट करने दो। जिसने तुम्हारे लिए इमोशन खर्च किया है वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। 20, अपने अंदर आर्टिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन रखो, बोल्ड येट जेंटल, इनोसेंट येट डेंजरस। 21, सामने वाले को खुद पर सवाल उठाने दो, तुम्हारे बारे में क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन उन्हें बांधे रखेगा। 22, खुद को लक्ष्यूरी की तरह ट्रीट करो, नेसेसिटी की तरह नहीं, तुम रेयर हो, इस भाव को जीना सीखो। 23, हर इंटरैक्शन में एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दो ताकि लोग तुम्हारे साथ के लम्हों को भूल न पाए। 24, सेडक्शन को पावर के रूप में समझो, न कि सिर्फ रोमांस के। ये कला सिर्फ अट्रैक्शन की नहीं बल्कि लीडरशिप, पर्सुएजन और डोमिनेशन की भी है। निष्कर्ष, सेडक्शन एक सोच है, एक दृष्टिकोण है, एक जीवन शैली है। ये सिर्फ लोगों को पाने की कला नहीं बल्कि खुद को एक ऐसे रूप में ढालने की विद्या है जहां तुम किसी की कल्पना, किसी की जिज्ञासा और किसी के दिल का हिस्सा बन जाते हो। रॉबर्ट ग्रीन की ये विधियां तुम्हें एक सामान्य इंसान से एक अनफॉरगेटेबल प्रेजेंस में बदल सकती है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन अब समाप्त होता है, लेकिन इसकी समझ, इसकी आग अब आपके भीतर जल रही है। अब जब तुमने ये पुस्तक पूरी कर ली है तो तुम वो नहीं रहे जो तुम चैप्टर 1 में थे। अब तुम जान चुके हो कि आकर्षण कोई दिखावा नहीं होता, ये एक ऊर्जा है, एक दृष्टिकोण, एक मौन सत्ता जो शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से काम करती है। अब तुम्हें टेक्निक्स नहीं, दृष्टि मिल चुकी है। अब तुम्हारे पास सिर्फ ज्ञान नहीं, नियंत्रण है। एंड क्रेडिट्स, आवाज के पीछे की कहानी। ये था द आर्ट ऑफ सेडक्शन, रॉबर्ट ग्रीन की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली कृति। इस पूरी ऑडियो बुक को आपकी भाषा, आपकी भावना और आपकी सोच के लिए एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। हर शब्द, हर विचार इसलिए चुना गया कि वो आपके अवचेतन मन में उतर जाए। तुम्हारी अगली चाल क्या है? अगर ये अनुभव आपको कुछ जगाने में सफल रहा है, अगर आपको महसूस हुआ कि ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि रिश्तों, सत्ता और समाज की हर परत में काम करता है, तो इस ऑडियो बुक को दोबारा सुने, लेकिन इस बार खुद को पढ़ने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम रॉबर्ट ग्रीन की दूसरी किताबें जैसे द 48 लॉज ऑफ पावर या द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर भी इसी गहराई और आवाज में लाए, तो हमें बताइए, क्योंकि अगली कहानी, अगला खेल अब आपके संकेत का इंतजार कर रहा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन ends here, but the seducer inside you has just begun.